सो आप लोगों ने देखा है क्या वो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स जो है 11th क्लास वाला जो कल मैं बोल रहा था, उसमें कुछ पूछना है या आगे कंटिन्यू करें उसी को? तो ये भी थे ना कल हम क्लासिकल डेफिनेशन पे। तो एक तो है ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन, मैंने कहा था वो कंप्लीट करने के लिए, उसमें भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो। जो क्लास 11th का मतलब ये सब बेसिक जो आपको है ना पता होना चाहिए। सो एक तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैंने कहा था वो करना है आपको, ढंग से एक बार देख लो, कुछ डाउट है तो अभी भी पूछ सकते हो, चाहे कॉन्सेप्ट में या क्वेश्चंस में, ठीक है। दूसरा है, अभी हम लोग देख रहे हैं क्लास 11th की, जो 11th क्लास में जो आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा वो हम देख रहे हैं। तो उसमें कल हमने बेसिक कुछ देखा था, उसके आगे देखो यहाँ क्लासिकल डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो ये एनसीईआरटी बुक है तो जल्दी कंप्लीट करना है, इसलिए मैंने यहाँ ओपन किया है। एंड इसको आगे देखते हैं। बाकी मैं इसका भेज देता हूँ आप लोगों को, आप एक बार खुद से गो थ्रू हो जाना है। हेलो सर। एक मिनट, आवाज़ सॉरी कम आ रही है, हाँ रुक जाओ रुक जाओ। हेलो। हाँ बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं क्या अनिकेत? हाँ पूछिए, कुछ पूछना है आपको? सर, मतलब जो कल 3 क्वेश्चन लिया था आपने, हम्म। फर्स्ट और सेकंड का, तो आपने बोला था कि सेकंड वाला जो है ना थोड़ा सेम टाइप है। तो मुझे ये डाउट आ रहा है कि इसमें कॉम्बिनेशन भी लगा है, मगर इसमें कॉम्बिनेशन क्यों नहीं लगा? मतलब डिफरेंस क्या है, वो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ रहा है। कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं ना, कोई वैसे दिक्कत नहीं है। वैसे कल बराबर समझ में आया, मगर पता नहीं आज मैं 1 घंटे पहले पीडीएफ लिखने बैठा तो मुझे डाउट आया करके नहीं तो कोई बात फर्स्ट और नहीं, वो सेकंड क्वेश्चन आप में। कॉम्बिनेशन वे से करो तब भी हो जाएगा, मतलब इट्स नॉट लाइक एक ही तरीका है। लेकिन आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और आप किसके अकॉर्डिंग सोचते हो, उस पर डिपेंड करता है। सो इट मे बी डन इन अदर वेज, वो चीज़ें हैं। तो उसके लिए आप ट्राई करके देखो उस तरीके से। मतलब क्वेश्चन में क्या डाउट है पूछे, उसमें क्या दिक्कत है, जैसे क्वेश्चन क्या था। तो अब अ, बाकी लोगों को बता दूं, हम लोग बेसिक लेक्चर अभी कवर कर रहे हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का जैसे एक तो हमने देखा था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। और दूसरा चैप्टर जो अभी हम लोग कर रहे हैं ये है प्रोबेबिलिटी। और ये हम लोग अभी रेफरेंस ले रहे हैं क्लास जो आपने स्कूल डेज में पढ़े होंगे 11th 12th के एनसीईआरटी बुक से, बेसिकली एक बार रिवाइज कर रहे हैं, है ना, जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये बेसिक सो दैट आपका थोड़ा फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए, इसीलिए तो ये हमने अभी कंप्लीट किया है। तो इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, है ना, तो एक पर्टिकुलर डिफरेंस जैसे एनसीईआरटी उठाओ, उसके एग्जाम्पल करो, एक्सरसाइजेस करो, एंड जो डाउट है पूछो, जैसे पूछ रहे हैं ये सेम प्रोबेबिलिटी अभी हम लोग कर रहे हैं, तो इसको कल हुई थी उसी को कंटिन्यू करेंगे अभी हम, ठीक है। हम्म। तो क्वेश्चन में क्या डाउट है? सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए। अगर हमारे पास m क्रॉस m का मैट्रिक्स है, हम्म। पहले हम 4 क्रॉस 4 के लिए कंसिडर करते हैं, 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है, ठीक है। हम्म। तो उसमें हमें A B C D ऐसे 4 एलिमेंट्स लेने हैं।
4x4 का मैट्रिक्स या 2x2 का मैट्रिक्स? 4x4 का। तो उसमें तो हाँ ठीक है, 4x4 में 16 एलिमेंट होंगे। ओके, मतलब मुझे सर उस पे जनरलाइजेशन में इक्वेशन था m×m पे, पर मैं आपको बता रही हूँ 4x4 पे। ठीक है। उसमें हम ए बी सी डी ऐसे 4 एलिमेंट ले रहे हैं। कहाँ पे? ठीक है, वो रैंडमली लेने हैं सर। वो ऐसे लेने हैं कि फर्स्ट रो के जो एलिमेंट है, मतलब एवरी एलिमेंट हम्म। ईच रो और ईच कॉलम में एक ही टाइप आएगा, एक ही टाइम। अच्छा, मतलब सिमेट्रिक है, ऐसा कहना चाह रहे हैं? सिमेट्रिक नहीं सर, मतलब हम्म। मान लो ए, फर्स्ट रो ABCD है, हाँ। हाँ, तो सेकंड रो होगा, मतलब जो भी लेंगे हम बी सी डी, उस प्रकार से होगा वो। अच्छा, कॉम्बिने इसको वो करेंगे क्या, कॉम्बिनेशन टाइप का, BCDA ऐसा कुछ? हाँ सर, वो मैं लैटिन स्क्वायर डिजाइन जो है ना, उस पे पूछ रही हूँ आपको। तो ओके, तो उसकी अभी क्या जरूरत है? तो नहीं सर, वो परमुटेशन का वहाँ पे कंसेप्ट है, तो वो m×m का मैट्रिक्स है। हम्म। तो अगर हम स्टैंडर्डाइज लेते हैं, मतलब फर्स्ट ए बी सी देन बी सी डी ऐसा ले रहे हैं, हम्म। तो उसके कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो पूछना था मुझे। अच्छा, वैसे अगर आप देखेंगे तो अब ये है कि विथ ऑर्डर या विदाउट ऑर्डर, मतलब जैसे मान लो 4 है, आपको 4 हम्म। पोजीशन को फिल करना है, एंड यू हैव 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो वैसे तो टोटल 4 ऑब्जेक्ट को 4 फैक्टोरियल तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, 24 तरीके से। लेकिन वहाँ कुछ रेस्ट्रिक्शन होगा, चेक कीजिए क्या है। अब फर्स्ट रो अगर हम स्टैंडर्ड लेते हैं, मतलब ए बी सी डी, देन हम्म। सेकंड बी से स्टार्ट करेंगे, थर्ड सी से स्टार्ट करेंगे, ऐसे हाँ, लिया। तो वैसे तो फिर लिमिटेड हो जाएगा ना, और ऑर्डर फिक्स करेंगे या नहीं? ऑर्डर 4×4 की रहेगी वो। जैसे BCDA, मान बी लो सी डी CDAB, ए बी। है ना, फिर हाँ DABC, इस तरह से कुछ। हाँ। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे उसके, अगर m×m का होगा तो? ओके, इसमें देखते हैं तो कहना क्या चाह रहे हैं आप कि इसमें हमारे पास चले मान लीजिए अभी 4x4 में ही देख लीजिए कितने बनेंगे। 4x4 में आपको क्या लग रहा है कितना बनेगा? तो मुझे लग रहा है फर्स्ट रो के लिए 4 फैक्टोरियल आएगा, फिर सेकंड का तो बी फिक्स हो गया, तो फिर हम्म। 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल ऐसे मल्टीप्लाई होगा क्या? तो इसमें देखना होगा रिस्ट्रिक्शन क्या है, जैसे आप कह रहे हैं B से ही स्टार्ट होगा, है ना, तो पहले में आप किसी भी वे में स्टार्ट कर सकते हैं, आप ऐसा कह रहे हैं कि फर्स्ट में वी कैन स्टार्ट विथ एनी वे, है ना, ये हो गया। फिर सेकंड में आप B को फिक्स कर दिया, सो दिस कैन बी अरेंज्ड, सो दिस 3 एलिमेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वे, ये कहना चाह रहे हैं ना। सो एक तो फिक्स हो जाएगा, और नेक्स्ट में क्या करेंगे आप, तो यहाँ पे किससे स्टार्ट करेंगे, ये C है, ये वाला रहेगा। सर वो फिक्स ऐसे करने, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सेम ही आएगा। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा, ओके। तो वहाँ पे जो B फिक्स हो गया, फिर अगला में जो वहाँ रहा होगा वो C फिक्स हो जाएगा। तो अच्छा, कितने वो आप कहना चाह रहे हो ना कि मान लो, तो पहला ऐसा करो ना, ABCD हमने एक के लिए देखते हैं, चलो जैसे 3 फैक्टोरियल, फिर आपने C यहाँ फिक्स कर दिया, एंड बाकी कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज, फिर तो हाँ, तो उसमें इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, फिर ये 3 फैक्टोरियल हो गया ना। सो 3 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, तो ये ऐसा हो जाएगा जैसा आप कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इतने बनेंगे। तो ये क्वेश्चन ना आप लिख के देंगे तो उससे ज़्यादा समझ आएगा, ऐसे थोड़ा ये जो आप कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये दीज में नहीं बन सकते हैं, ये चीज़ है। ठीक है सर। हम्म। सर जी। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, क्वेरी है एक्चुअली। हाँ। सर अभी जो आप प्रोबेबिलिटी करा रहे हो और जैम 26 वाले में जो कराया था, हम्म। तो ये दोनों सेम कंटेंट है? हाँ, सेम कंटेंट होगा। ओके।
और क्वेरी है किसी को कुछ? तो मैं ये भेज रहा था ना आपको, मतलब बेसिक एक बार देख लेना, मैं आज जरा फास्ट इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे थे ना, मैं ये कह रहा हूँ कल जितना कंटिन्यू किया था तो उसके आगे। सो यू हैव टू फिनिश दीज 2 चैप्टर। अभी आपको जितना जल्दी हो सके 11th-12th क्लास के, एक तो ये 11th में ही सिर्फ है, प्रॉबिलिटी 12th में भी है और 11th में भी है, तो दोनों में आधा आधा है, तो उसको आपको कंप्लीट कर लेना है एक बार बेसिक, एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देन अगेन हम लोग सिलेबस से स्टार्ट करेंगे जीरो से, फिर सारा बैच अलग हो जाएगा। बेसिक अभी साथ कर रहे हैं, फिर हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, देखिए मैंने पीडीएफ भेज दिया, तो इसको आपको कंप्लीट कर लेना है ना। पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन भेजा था, फिर ये आपको कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कल जहाँ पे हमने कंटिन्यू किया था उसके आगे। सो इसमें क्या कह रहा है? सो ये क्लास 11th का एनसीईआरटी हमने ओपन किया हुआ है, ठीक है। सो जस्ट इसको हम थोड़ा जल्दी में कंप्लीट करेंगे। तो क्लासिकल डेफिनेशन इनके हिसाब से क्या है जो क्लास 11th में है एनसीईआरटी में, कि इफ ऑल द आउटकम ऑफ अ सैम्पल स्पेस आर इक्वली लाइकली, पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये भी होगी कि फाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम होने चाहिए सैम्पल स्पेस में। तो एक तो जितने आउटकम है इक्वली लाइकली है, एंड फाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स होगा, ऐसा इन्होंने लिखा नहीं, तो इनका पढ़ते हैं इन्होंने क्या लिखा है कि ऑल आउटकम ऑफ सैम्पल स्पेस आर इक्वली लाइकली, मतलब ईच आउटकम जो है ना सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी अकरेंस की, इक्वल चांस होंगे। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विल अकर इज इक्वल टू, so number of outcomes favorable to the event upon total number of outcome in the sample space। को ऐसा भी लिख सकते हैं, number of element in E upon number of element in sample space। E यहाँ पे event है ना, तो हम जो बोल रहे हैं event बोल रहे हैं, तो E जो मेरा है event है यहाँ पे, ठीक है। सो event E है मेरे पास, ठीक है। सो ये event ले रहा हूँ। तो ये आपका क्लासिकल डेफिनेशन है, सिंपल, जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सो दिस इज डेफिनेशन जो आप ऑलरेडी जानते होंगे, ठीक है। बट एक बार रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। सो ठीक है जी, कोई दिक्कत? सो
सो इसी तरीके से आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, समझना है, यू हैव टू फिनिश इट योरसेल्फ। बस मैं भी करवा देता हूँ थोड़ा। तो आगे बोल रहा है कि मान लो इवेंट ई कैन हैपन इन एच वे आउट ऑफ टोटल एन पॉसिबल वे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एच अपॉन एन होगा। नॉट ई मतलब कॉम्प्लीमेंट, तो जो कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी है वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगी, ये बता रहा है कि ठीक है। तो एक तो ये हो गया क्लासिकल डेफिनेशन, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं दिस इज द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, दिस इज द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। चलो इसको भी छोड़ो, ठीक है। तो ये आपको समझ आ रहा है एच अपॉन एन वाला। फिर यहाँ पे एक और फॉर्मूला इन्होंने बना दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई बराबर 1। तो ये आप जानते होंगे ऑलरेडी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, क्योंकि नॉट ई क्या है, बोल रहा है कि ई में एच एलिमेंट है, सैम्पल स्पेस में एन एलिमेंट है, तो जो ई कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे, एन माइनस एच। तो वैसे करके इन्होंने बनाए हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला ये आ गया, या दूसरी को दूसरे तरीके से ये जो आप ऑलरेडी जानते हैं। तो नेक्स्ट है तो ये तो हो गया फॉर्मूला, है ना। सो ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, सो ये है। आगे देखिए नेक्स्ट जो है एक्सोमेटिक डेफिनेशन, ये क्लास 11th में भी है। तो आपको एक्सोमेटिक डेफिनेशन बता रहा है कि व्हाट इज द एक्सोमेटिक डेफिनेशन। ये हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे दोबारा ये सब, और बस मैं ये बता रहा हूँ कि स्कूल डेज में जो प्रोबेबिलिटी थी उसमें क्या क्या पढ़ाया आपने, वो हम रिवाइज कर रहे हैं, बाकी हम रिवाइज, है ना। सो यहाँ बता रहा है कि लेट एस बी अ सैम्पल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। पहले में रैंडम एक्सपेरिमेंट डिफाइन किया हमने। अब बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी पी इज द रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज द पावर सेट ऑफ एस। मतलब डोमेन, जो प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन है तो उसका डोमेन क्या है, पावर सेट ऑफ सैम्पल स्पेस, ठीक है, पी एस। एंड रेंज इज द इंटरवल 0 to, मतलब पी इज अ फंक्शन, प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन है जिसका डोमेन है पावर सेट ऑफ सैम्पल स्पेस और कोडोमेन है 0 to 1, सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग एक्सियम्स। तो पहला एक्सियम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होगी वो नॉन नेगेटिव होगी, दूसरा सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, तीसरा है कि इफ ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को डेफिनेशन बताओ, कल हमने डिस्कस किया था। ई एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका क्या मतलब है, डेफिनेशन क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का, हाउ टू डिफाइन, कल डिफाइन किया था ना क्लास में। हाँ, ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू फाई, है ना। तो ये डेफिनेशन है, ठीक है ना, ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू फाई, ऐसा है। तो ऐसा होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ कैन बी रिटन एज दिस। तो ये डेफिनेशन हुआ, डेफिनेशन की 3 कंडीशन है। और ये एक्सियम्स क्या होता है, एक्सियम एक स्टेटमेंट है दैट डज नॉट नीड प्रूफ, सेल्फ प्रूफ्ड स्टेटमेंट है ना, इसको एक्सियम्स बोलते हैं। थ्योरम होता है इसका प्रूफ कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो है, तो ये आपका दूसरा डेफिनेशन हो गया एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक तो क्लासिकल डेफिनेशन देखा आपने, दूसरा एक्सियोमेटिक डेफिनेशन है। सो ये दूसरा डेफिनेशन है एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक। आगे देखिए क्या है इसमें, और क्या है बता रखा है। तो ये कुछ है ना, अब आपको जैसे मान लो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट या इम्पॉसिबल इवेंट 0 है, तो इसको प्रूव कर सकते हैं आप इस कंडीशन से। दोनों को फाई रख दीजिए, फाई फाई है ना, या अच्छा एक मिनट, तो फाई ना, एक को फाई एक को सैम्पल स्पेस, ऐसा कर लो तभी हो जाएगा। एक को फाई एक को सैम्पल स्पेस, अगर प्रूव करना हो, है ना। इट फॉलोज फ्रॉम 3 दैट, अब जैसे ये लाइन लिख दिया इट फॉलोज फ्रॉम 3, बट क्या आप समझ पा रहे हैं कैसे फॉलो हो रहा है, क्या बता पाओगे ये कैसे फॉलो हो रहा है, कोई प्रूफ करके बताओ। ये तीसरा कंडीशन को यूज करके क्या आप ये प्रूव कर सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट 0 होगी। जैसे एक लाइन लिख तो दिया इन्होंने, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, है ना।
जैसे रीड बिटवीन लाइन कहते हैं ना उसको। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि मान लो मैं ई को नाम दे दूँ सैम्पल स्पेस और ई को एम्प्टी सेट और एफ को सैम्पल स्पेस। अब रख दो आप, तो यहाँ हो जाएगा फाई यूनियन सैम्पल स्पेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस। तो फाई यूनियन एस क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई। अभी आपको ये समझना प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई वी डोंट नो, हम फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस एक्सोमेटिक डेफिनेशन कह रहा है। डेफिनेशन इज इंट्रोडक्शन टू एनीथिंग। जब कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस होता है तो उसका डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले हम, और डेफिनेशन को प्रूव नहीं करते हैं, डेफिनेशन है ना, इंट्रोडक्शन है, सो इट डज नॉट नीड प्रूफ। सो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस 1 दे रखा है, तो ये कैंसिल कर दो। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब 1 - 1 जो कि आ गया 0। तो ये हो गया प्रूफ। तो ये जो लाइन लिखा है ना, इट फॉलोज फ्रॉम दिस, इसमें इतनी सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, दे मीन दिस, तब जाके उससे प्रूफ हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया कि कैसे प्रूफ करोगे आप। ओके आगे देखिए, आगे फिर ऐसे बता रहा है कि मान लो सैम्पल स्पेस में n एलिमेंट है, तो ईच एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 होगी, सबका सम 1 होगा, दैट यू नो। ए जो भी ए में एलिमेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई बिलोंग्स टू ए, उस पे होगा, बाकी यू नो। अब ऐसे एक वर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो वही कहना चाह रहा है कि इक्वली लाइकली मतलब क्या, सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी। सैम्पल स्पेस में n एलिमेंट है एंड ऑल एलिमेंट्स आर इक्वली लाइकली, सो मीन्स ईच विल हैव प्रोबेबिलिटी 1/n। तो वही यहाँ पे ये जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। तो ये बाद में कह रहा है ना m/n, ऐसा कब लिखेंगे हम m/n, जब इक्वली लाइकली आउटकम होगा तब, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब इक्वली लाइकली आउटकम होंगे। मतलब ये जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला एक्चुअली ये कब वैलिड है, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है व्हेन यू आर श्योर दैट ईच आउटकम ऑफ सैम्पल स्पेस आर इक्वली लाइकली, तभी ये वैलिड है। अगर इक्वली लाइकली नहीं होगा तो वैलिड नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर कि कोई भी ऐसा एग्जांपल उठा लो, एक एग्जांपल अगर देखता हूं मैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूँ ना, कि मान लो ऐसा है कि मैंने एक कॉइन को टॉस किया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हेड आया तो आपने फिर से कॉइन को टॉस किया एंड यू स्टॉप। अगर टेल आया पहले वाले पे तो आपने डाइस को रोल किया। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि पहले आपने कॉइन को टॉस किया, सो हमने पहले कॉइन को टॉस किया, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ। एंड सो अब अगर हेड आया तो फिर से कॉइन को टॉस किया, तो उसके बाद या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर टेल आया तो डाइस को रोल करना है। एंड ये एक टाइम का प्रोसेस है। सिंपल ये कहना चाह रहा है कि वी टॉस अ कॉइन, इफ हेड कम्स टॉस दैट कॉइन अगेन, इफ टेल कम्स यू थ्रो अ डाई। इस तरह से है। अब इसका अगर सैम्पल स्पेस आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे, ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने बताए हैं उसका सैम्पल स्पेस क्या होगा। तो अगर हेड आया तो हेड के बाद फिर हेड आ सकता है, और हेड के बाद या टेल आ सकता है, यही पॉसिबिलिटी है। टेल के बाद या तो 1 आएगा, टेल के बाद या तो 2 आएगा, या तो अब है ना, टेल के बाद 3, टेल के बाद 4, टेल के बाद 5 या टेल के बाद 6। अब आप इवेंट का डेफिनेशन कोई बताओ, इवेंट क्या था, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इवेंट, एनीवन? इवेंट की क्या डेफिनेशन है, इवेंट की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज इवेंट? सबसेट ऑफ इवेंट एक सैंपल स्पेस। हाँ, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है ना। देखो ऐसे बताते रहोगे याद रहेगा, वरना सब भूल जाओगे, कुछ आएगा भी नहीं, है ना। अभी कल परसों ही बताया था, फिर मुझे लगता है आधे लोगों को पता ही नहीं होगा इवेंट होता क्या है। ये चीज़ें हैं क्योंकि सिर्फ क्लास अटेंड करना है ना, होता है क्लास बच्चा देख रहा है, फ़ोन चला रहा है, कुछ कर रहा है, तो उससे अटेंशन स्पैन आपका है नहीं, तो आपको याद रहेगा नहीं। याद नहीं रहेगा तो एग्जाम में करोगे क्या। तो इसके लिए आपको जब इंटरेक्ट करते हो तो आपका अटेंशन यहाँ रहता है, वो चीज़ है, वरना फिर इधर उधर दिमाग जाता रहेगा। और ऐसे इतने डिस्ट्रैक्शन आजकल ज़माने में है। सो ठीक है ना। तो अब यहाँ मान लो मैंने इवेंट क्या है, सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। सो कोई एक इवेंट ले लेता हूँ, मान लो ये है एक इवेंट मैंने अगर कंसिडर कर लिया इसका सबसेट, लेट्स से मैं इसमें ले लिया HT और मान लो T6, 2 एलिमेंट ले लिया, एक ये एलिमेंट एक ये, सबसेट है ना। सो दिस इज अ सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E, तो अगर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे कि नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू E, तो आपको लगेगा 2, एंड नंबर ऑफ आउटकम इन सैम्पल आपको लगेगा 8। लेकिन मजे की बात ये है कि ये गलत है ना, दिस इज रॉन्ग आंसर। तो ये आंसर आपका गलत है। तो क्वेश्चन है वाई, समझ पा रहे हो आप, ये आंसर गलत है यहाँ पे। सो क्वेश्चन ये है कि ये फॉर्मूला तब लगेगा जब यहाँ रेस्ट्रिक्शन है कि ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली, तभी आप ये फॉर्मूला लगा पाओगे,
बट डू यू थिंक ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली? तो इस क्वेश्चन में वैलिड नहीं होगा, ये आंसर 2/4 नहीं होगा। ठीक है, तुम चाहो तो वर्ड में क्वेश्चन में लिख सकता हूँ। यहाँ मैंने ये कहा कि अ कॉइन इज टॉस्ड, इफ हेड कम्स टॉस द कॉइन अगेन, इफ टेल कम्स थ्रो अ डाई, देन ई इज द इवेंट दिस, सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। सो इट इज नॉट 2/8। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आंसर 2/8 नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली। वाई? इंडिविजुअली सोचोगे ना तो हेड के बाद हेड आने का क्या चांस है? तो कॉइन पर टॉस किया हेड है, अगर कॉइन फेयर है तो 1/2 एंड इंटू 1/2। तो इस आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली इंडिविजुअल 1/4 है, इसकी भी 1/4 है। इसकी कितनी है? इंडिविजुअल टेल आने की 1/2 और 1 आने की 1/6, तो 1/2 इंटू 1/6 1/12 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12, टोटल ऐड करोगे 1 आ जाएगा। सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। सो 1/4 1/4 ऐड करो, 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 सब ऐड करोगे 1 आ जाएगा। लेकिन ऑल आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली, मतलब दे है ना, डू नॉट हैव इक्वल चांसेस ऑफ अकरेंस, सो यू कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला हेयर। मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है ना? तो होगा क्या, वो आगे आप पढ़ेंगे। अभी जो लिख रखा था ना वहाँ पे कि ये पीछे जो यहाँ लिख रखा है इन्होंने कि क्या करना है अगर इक्वली लाइकली, अगर ऑल आउट इक्वली लाइकली है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मान लो ऐसा है कि इट फॉलोज फ्रॉम एक्सोमेटिक डेफिनेशन, इसकी बात कर रहा हूँ। देखो अगर आप ये लिखोगे तो इसको समझिए, यहाँ ज़रूरी नहीं है इक्वली लाइकली हो, तो आप एक्सोमेटिक डेफिनेशन को उन्होंने फिर से एलेबोरेट किया है। अब इसको समझिए, हाँ ये सब 11th 12th में ये सब चीज़ें हैं, 11th क्लास के प्रोबेबिलिटी में। सो आप समझो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आपको क्या करना है, किसी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ए में जितने भी आउटकम है उस पर समेसन कर लो। तो कहने का मतलब ये जो पिछला क्वेश्चन है, मुझे इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो इवेंट ई मैंने लिख रखा है HH और T6, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई निकालनी है तो मुझे इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी HH की और T6 की, क्योंकि वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर आउटकम तब वैलिड होगा जब इक्वली लाइकली। वैसे तो है नहीं, जैसे मैंने कहा कि हाफ इंटू हाफ, सो 1/4 1/2 इंटू 1/6 तो 1/12। अब इसको आप LCM ले लो, है ना, तो ये 4/12 आंसर 1/3 है। तो ये सही आंसर है, और ये जो आंसर दिस वाज नॉट करेक्ट आंसर। ठीक है, 2/4 इज नॉट करेक्ट, 2/8 मतलब 1/4 इज नॉट करेक्ट आंसर। ठीक है ना, समझ आ रहा है आपको? इसमें कुछ डाउट हो तो यू कैन आस्क। तो ऐसे ही ये समझा रहा है आपको। सो यू रीड लाइन बाय लाइन, अंडरस्टैंड, नहीं समझ आ रहा पूछो ये क्या प्रूफ करना चाह रहा है। सो अब यहाँ पे आते हैं एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। यू नो ऑलरेडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर PA प्लस PB माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। सो ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो ये एडिशन रूल है 2 इवेंट के लिए, दिस इज एडिशन रूल फॉर 3 इवेंट्स। A यूनियन B यूनियन C की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, PA प्लस PB प्लस PC माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ है ना A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन C माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो ये हो गया आपका एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, सो दिस इज द एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, ऐसा समझ लो। तो ये हो गया एडिशन रूल आपके लिए फॉर्मूला। सो ये है, दिस इज नेम इज एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। अभी आगे मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। पहले हमने क्लास जब स्टार्ट किया था तो एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग से स्टार्ट किया था, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग से स्टार्ट किया था। अभी है ये एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी है, आगे आएगा मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, वो भी आएगा। ठीक है, वो ऐसे आपने पढ़ा होगा, मैं अगर अभी लिख दूँ जस्ट फॉर द एक साथ लिखने का। सो मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, कोई बताना चाहेंगे, एनीवन जिनको याद हो, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी? जैसे ये एडिशन रूल है तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होगा, क्या कहता है? A इंटरसेक्शन B प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या? Probability of A A and प्रोबेबिलिटी ऑफ A into probability of B. हाउ डू यू नो इट इज B? तो ये आएगा B गिवन A, ये गिवन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जो कि आगे आएगा अभी, ये आप ऑलरेडी जानते होंगे। ये अगर इसी को 3 के लिए लिखेंगे
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, आप जो बता रहे थे वो इंडिपेंडेंट इवेंट की डेफिनेशन है, बट जरूरी नहीं कि हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो पी इंटू पी वी के, है ना, वो जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, इक्वल होगा तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएगा। सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको आप लिखेंगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, या अपॉन नहीं है, गिवन है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, वर्टिकल लाइन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से, तो ये आपके पास है। ओके, सो ठीक है जी, तो ये अभी आगे दोबारा आएगा, बस एक साथ लिख दिया क्योंकि हमने एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग लिखा था, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग लिखा था, उसी के पैरेलल एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग ये आगे फिर से आएगा तो तब आपको रिकॉल होगा। अभी मैं आता हूँ, तो ये थ्योरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है क्लास 11th की। अब ये एग्जाम्पल्स हैं, फिर एक्सरसाइज है, ये PDF मैंने ऑलरेडी आपके ग्रुप में भेज दी, आप चेक कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पलर था, तो मतलब इसमें क्या है कि पहले जो थ्योरी थी, और भी थ्योरी क्या, अच्छा मुझे लगा ये टेक्स्ट बुक खोला है क्या हमने, ये एग्जाम्पलर है, ये मुझे लगा टेक्स्ट बुक है क्या। सो एक्सरसाइज नहीं, एग्जाम्पलर ही है ना, एग्जाम्पलर में क्या है, एक जगह सारा वो है, मतलब थ्योरी एक जगह है, फिर क्वेश्चन एक जगह है, ये है, हाँ एग्जाम्पलर है ना ये। सो दो बुक है ना NCERT के, एक एग्जाम्पलर है, एक टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक में थोड़ी थ्योरी, फिर एग्जाम्पल एक्सरसाइज, फिर थ्योरी एग्जाम्पल एक्सरसाइज, थ्योरी एग्जाम्पल एक्सरसाइज, इस तरह टुकड़ों में दे रखा है। एग्जाम्पलर में क्या है, एक साथ थ्योरी है, फिर एक साथ एग्जाम्पल है, एक साथ क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग है, कॉमन नहीं है दोनों में, है ना, बस थ्योरी कॉमन होगा, बाकी क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स अलग अलग हैं, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, है ना, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के लिए। एनीवे ठीक है ना। सो मेनली है ना, कुछ लोग ऐसे भी कंप्लेन करते रहते हैं कि कोविड के दौरान सीख नहीं पाए थे उस समय, ये सब 11th-12th में अगर रहे होगे जो लोग तो ढंग से पढ़े नहीं होगे, तो स्टिल यू कैन आस्क, ठीक है। तो ये क्लास 11th वाला मैंने करा दी, ये हमारा एग्जाम्पलर बुक है। अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे, टेक्स्ट बुक भी देख सकते हो, कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ, बेटर रहेगा। सो बाकी आपका काम है, मैं बस एक हेल्प के लिए खड़ा हूँ, आप खुद से परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, अभी ये 2 चैप्टर है जो मैं आपको कह रहा हूँ करो, और अभी डाउट है तो अभी पूछ सकते हो आप, इफ़ यू हैव डन यू कैन आस्क नाउ, ये है, क्योंकि ये दोनों डिस्कस किया हमने। आगे ऐसे ही एक एक करके हम सारे रेलेवेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लास 11-12 के, जो ज़रूरत है, और फास्ट फॉरवर्ड मोड में। इट्स नॉट लाइक कि जैसे 11-12 में हम एक एक महीने तक पढ़ाते रहते हैं एक चैप्टर, क्योंकि वहाँ पे सिखाना होता है, अभी आप जानते हैं, बस आपको रिकॉल कराना है, ये चीज़ है। ओके ना, कुछ क्वेश्चन देख लो तो सो दैट आपको समझ आएगा। तो इसमें मैच ये सब करना, मैं कुछ वैसे ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेता हूँ। जैसे मान लो ये है, लेट्स से, चलो ये लास्ट के 2 क्वेश्चन आसान है ना, चलो अभी के लिए ये देख लो। मान लो ये 3 क्वेश्चन हमने अभी इंपोर्ट किया, ठीक है। बाकी जो डाउट है यू कैन आस्क, कि अभी जैसे कल वाला क्वेश्चन का जो पूछ रहे थे पूछिए क्या डाउट है, वो क्वेश्चन मुझे याद नहीं है क्या है, सो वी कैन ऑल्सो डिस्कस अगेन। मतलब जो क्वेश्चन मान लो एक दिन कराया नहीं हुआ, दोबारा भी डिस्कस कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको पूछना पड़ेगा। मैंने कहा ना, जो डिमांड करोगे वो मिलेगा, ये चीज़ें हैं। देखिए इसको ट्राई कीजिए जरा, 39 में क्या है, 30 मतलब 3 क्वेश्चन जस्ट मैं ऐसे करा रहा हूँ, आपका काम है कि जितने क्वेश्चन हैं कंप्लीट करना, डाउट पूछना, है ना, और यही डिसाइड करता है एंड में। जैसे मान लो हर बच्चों को मैं सेम चीज़ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कोई बच्चा टॉप 10 रैंक में होता है, कोई टॉप 20 में, कोई टॉप 30 में, कोई 100 में, कोई 300 में, 500 में भी होता है। ये वो चीज़ डिसाइड करा कि आपने कितना एफर्ट्स डाले हैं, है ना, पढ़ा तो मैं सबको सेम ही रहा हूँ, सो आपके एफर्ट्स अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करेगा आपके रिजल्ट में, ये चीज़ है। ओके, सो जैसे पहला है, सो 1 2 3 4 5 6, सो अनलेस स्टेटेड अदरवाइज विल अज्यूम दे आर इक्वली लाइकली। अगर नहीं बोला हुआ है तो अभी हम मान लेंगे इक्वली लाइकली है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ 3 एलिमेंट है, तो अगर आप 39 में देखोगे तो ई कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आएगा, ई कॉम्प्लीमेंट पता ना आप लोगों को। सो ई कॉम्प्लीमेंट जो सेट है एक्चुअली है सैम्पल स्पेस माइनस ई, सो दोज एलिमेंट्स ऑफ सैम्पल स्पेस विच आर नॉट इन ई। तो ई में 1 3 5 है, तो यहाँ 2 4 6 होगा, और वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली जाओगे तो 3 आउट ऑफ 6 1/2,
तो अभी हमने अज्यूम किया कि दे आर इक्वली लाइकली, अगर नहीं बोला गया तो इक्वली लाइकली मान लिया है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो प्रैक्टिस करके आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन पढ़ के कि यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करना, मतलब मेनली क्या है कि जो क्वेश्चन बना रहे हैं, जो पूछ रहे हैं, उनका क्या इंटेंशन है, तो वो आपको प्रैक्टिस करके समझ आएगा। दूसरे में क्या है कि इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट सच दैट probability of A is 0.3, probability of B is 0.2, probability of A intersection B is 0.1. So what is the probability of A intersection B complement? तो इसको आप जानते हैं, जैसे अभी हम फॉर्मूला लिख रहे थे 0.2। ओके, सो अभी जैसे हम फॉर्मूला लिख रहे थे ना यहाँ पे A यूनियन B, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, जैसे अभी हम लोग ये लिख रहे थे A यूनियन B, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, और ये जो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट है, तो मतलब ये A माइनस B भी इसको बोलते हैं। अगर आप इसको वेन डायग्राम में देखेंगे तो ये A ये B, मान लो ये A इवेंट है, ये B इवेंट है, तो ये जो मैं सेट कर रहा हूँ दिस पोर्शन इज एक्चुअली, है ना, ये जो पोर्शन है इसका नाम है A माइनस B, या इसी को बोलते हैं A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसे समझ आ रहा होगा कि A की प्रोबेबिलिटी में से इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी घटा दो, तो इसका फॉर्मूला होता है कि जो A की प्रोबेबिलिटी है उसमें से A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी घटा दो, तो इससे आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको बोलता है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस A इसको बोलेंगे, सिमिलर वे में हम लोग निकाल सकते हैं। सो आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो ये आ जाएगा इन द सिमिलर वे, तो आंसर निकाल लेंगे ना। तो मेनली हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे, सो इट्स फाइन। सो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। सो और जिन लोगों को आसान लग रहा है इट्स गुड कि एटलीस्ट आपको चीज़ें आती हैं, है ना। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो मुश्किल लग रहा होगा ये भी, तो उनके लिए थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, स्पेशली जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं तो उनके लिए नया होता है, तो उनको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स करने होते हैं। देखिए तो 41 देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट A इज 0.5, B इज 0.3, A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर A नॉर B। तो ये जो नाइदर A नॉर B लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर A नॉर B। बताओ जी, सो मैथमेटिकल सेंस में इसको क्या लिख सकते हैं, सेट थ्योरी के सेंस में नाइदर A नॉर B क्या होगा, मैथमेटिकली क्या लिखूं इसको, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, है ना, नाइदर A नॉर B, ठीक है। सो ठीक है, नाइदर A नॉर B में ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो अब आप जानते होंगे डी मॉर्गन्स लॉ, सो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं A यूनियन B का पूरा कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट हटाना है, तो अभी आपने देखा था कि कॉम्प्लीमेंट हटाने के लिए ये, और इसका फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, सो दिस इज अ फॉर्मूला फाइनली। तो आपको नाइदर A नॉर B की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये निकालनी पड़ेगी, ठीक है। सो यू फाइंड दिस, सर आवाज नहीं आ रही। ओके 1 मिनट, ये बैटरी ना, ये माइक की एक्चुअली बैटरी खत्म हो जाती है, तो ठीक है, थैंक यू बता दिया आपने। मैं कह रहा हूँ इसका आंसर बताइए 41 का क्या होगा, मैं बैटरी चेंज करता हूँ।
हाँ, तो 41 का आंसर निकालिए और बताइए। मैं कह रहा हूँ आंसर अगर नहीं निकाल पाएंगे तो मैं सॉल्व कर दूंगा, तो उसके लिए आप पूछिए, अदरवाइज आप कर पाएंगे खुद से ही। ट्राई कीजिए और बताइए क्या आंसर आएगा। So 0.2. 0.2. ओके, सबका ही आ रहा है? किसी का अलग आए तो बताओ, और किसी से ना हो पाए पॉइंट तो भी बताओ, ठीक है? सो है ना, ऑनलाइन क्लास में भी आप ऐसे ही बैठो जैसे ऑफलाइन क्लास में आप बैठते हो, लाइक ना, मतलब अटेंटिव होके जो बोलते सर हैं मगर इधर तो ए बार और बी बार तो गिवन नहीं है ना। तो निकाल लेंगे ना। अच्छा। निकाल पाएंगे? देखिए इसका फॉर्मूला क्या था, चलो हम निकालते हैं। तो अभी आपने इसका फॉर्मूला देखा, इसका फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यही आया ए था ना? यूनियन बी। ये आया हुआ है यहाँ से, ठीक है। तो अब आप ए यूनियन बी का फॉर्मूला लिखो। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है? सो 1 माइनस, अब ब्रैकेट में लिखते हैं ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना? इंटरसेक्शन अब बी। सब कुछ पता है ना हमें, पता है कि नहीं? देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में सब कुछ पता है। 1 माइनस ए की प्रोबेबिलिटी 0.5, बी की प्रोबेबिलिटी 0.3। अब कहा है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट है और एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, तो 0 हो गया, तो आंसर आ गया 0.2। ठीक, ओके सर। हाँ। डन, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, या आपके ग्रुप में पीडीएफ है, यू जस्ट गो थ्रू इट वंस। अभी क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी समझो हमने कंप्लीट कर लिया कल और आज में, क्योंकि मैं तो ऐसे ही फास्ट फॉरवर्ड होने कराऊंगा, क्वेश्चन आप करना आपका काम है। ग्रुप में पीडीएफ है, यू गो थ्रू लाइन, अभी एक बार ओवरऑल देख लो कि क्या क्या है, एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज आप बैठ के आराम से सॉल्व करो क्लास के बाद, और उसके बाद अभी भी कर सकते हो। जो क्वेश्चन लगे मुश्किल है, नहीं होगा, कल भी पूछ सकते हो आप, अभी, है ना? सो मेनली मैं जो कह रहा हूँ कि अभी 2 चैप्टर हमने 11th के देखे हैं। एक तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का टेक्स्ट बुक मैं निकालूं तो टेक्स्ट बुक में ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना? और भी क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। तो ये तो मेनली पता कैसे चलेगा कौन सा क्वेश्चन आसान है कौन सा मुश्किल है, वो जब आप ट्राई करेंगे तब पता चलेगा, है ना? जो बच्चे मान लो वीक हैं तो उनके लिए हर क्वेश्चन मुश्किल है, जो अच्छे बच्चे हैं मतलब जिनका कॉन्सेप्ट पहले से स्ट्रांग है तो उनके लिए ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आसान है। तो ये आपके लेवल के पे डिसाइड होता है कि कौन सा क्वेश्चन आसान है कौन सा मुश्किल है, ठीक है ना? मतलब वैरी करेंगे पर्सन टू पर्सन, कि जिसका लेवल अच्छा है उसके लिए सब आसान होगा, जिसका मुश्किल, जिसका लेवल लो है, अभी कुछ नहीं आता है उनको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उनको सीखना पड़ेगा, देन उनके लिए क्वेश्चन अभी इनिशियली सारा मुश्किल है। सो यू हैव टू वर्क अपॉन इट, है ना? इट्स ऑल अप टू यू। सो आपका काम है अभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी चैप्टर क्लास 11th के एनसीईआरटी से कंप्लीट करना। एनसीईआरटी में ऐसे पूरा बुक देखोगे आपके पास, अगर हार्ड कॉपी हो तो उसमें 7 चैप्टर परमुटेशन कॉम्बिनेशन है और 16 चैप्टर प्रोबेबिलिटी है, नहीं तो गूगल करके डाउनलोड कर लो जैसे मैं करता हूँ, ठीक है? तो ये तो एग्जाम्पलर था। अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक दिखाऊं तो जैसे हम लोगों ने कल डाउनलोड किया था ना, वो तो डाउनलोड किया था। सो देखो, तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो आप जस्ट गूगल करोगे तो भी मिल जाएगा, क्लास 11th प्रोबेबिलिटी, ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है? और यही आपका बेस होगा उसके आगे। पिछले था एग्जाम्पलर नाम की बुक थी, ये टेक्स्ट बुक है, तो ये वाला टेक्स्ट बुक होगा। तो टेक्स्ट बुक में टॉपिक डिवाइडेड रहता है ना? कि इनिशियली ये बता रहा है इवेंट क्या है, इसका ये सेक्शन है कि, है ना, एनी सबसेट ऑफ
सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट, ठीक है। तो ये इवेंट की डेफिनेशन है जैसे। तो आप ऐसे मैं कह रहा हूँ एक एक लाइन पढ़ो, यू ओपन दिस, यू रीड लाइन बाय लाइन, अंडरस्टैंड। कहीं भी डाउट हो एक जगह लिख लो एक पेज पे, क्लास हो 1 बाय 1 सारे डाउट पूछो, ये है ना। फिर अकरेंस ऑफ इवेंट है, टाइप्स ऑफ इवेंट, ये सब डिस्कस किया हमने। इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट, ठीक है। तो ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, है ना। फिर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ए और बी, ए एंड बी, ठीक है। ए बट नॉट बी, नाइदर ए नॉर बी अभी डिस्कस किया हमने, ठीक है। फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। टेक्स्ट बुक है, पहले जो ओपन किया था वो एग्जाम्पलर था, ये टेक्स्ट बुक है। फिर एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, ठीक है। एग्जॉस्टिव क्या होता है, ये था, है ना। तो ये एग्जॉस्टिव है, यहाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहा होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, फिर एग्जॉस्टिव। कंटेंट दोनों में सेम ही है थ्योरी में, क्वेश्चंस अलग अलग होंगे, एक्साइज अलग अलग होंगे, एग्जाम्पल्स थोड़े अलग अलग होंगे, ये है। देन ये 14.1 एक्साइज हो गई। तो ये 14 चैप्टर ऐसे आ रहा है, लेकिन अलग अलग वो रहता है, क्या बोलते हैं, एडिशन या ईयर वाइज चेंज होते रहते हैं। एक्सोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी अभी डिस्कस किया हमने। एक्सोमेटिक डेफिनेशन क्या है, तो एक्सोमेटिक डेफिनेशन में 3 कंडीशन थी, 1 2 3, ये है। क्लासिकल डेफिनेशन आपने देखा ऑलरेडी। फिर ये कुछ है, ये अभी आपने देखा है। बाकी ये क्वेश्चंस हैं, सो यू सॉल्व इट एंड आस्क इफ यू हैव एनी डाउट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये निकालने हैं। अब मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। ए1 ऑफ ये देख रहे थे, इवेंट ए और बी की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है, तो मतलब ए यूनियन बी। तो इन जनरल ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी ये है, पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। तो इस तरह से है। एंड ये आप जानते हैं, ये ए माइनस बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए इवेंट। तो इवेंट डायग्राम है। एंड बाकी ये क्वेश्चंस हैं, तो यू सॉल्व इट एंड आस्क। अब एक बार देख लो, कहीं डाउट हो तो पूछो, ये है। मतलब उसके लिए पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे देख के डाउट पता नहीं चलेगा। आप ट्राई करोगे हो जाएगा, बट उसके लिए ट्राई करना पड़ेगा आपको। तो ट्राई करो फिर पूछो। तो ये 11th क्लास की थ्योरी यहाँ पे खत्म होती है। अभी मैं आगे कंटिन्यू करूँगा 12th क्लास वाली प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस देख लो, इसमें और क्या थ्योरी बता रहा है। मिसलेनियस है ना, एग्जाम्पल, एक्साइज, इस तरह से। जैसे मान लो ये 2 क्वेश्चन है, अभी मैं इसको अगर सॉल्व करना चाहें हम लोग, क्या आप कर पाएंगे? तो जैसे ये 2 क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व करके। देखिए, सो पहला क्वेश्चन ट्राई करके देखिए, तो इससे पता चल जाएगा अभी आपका क्या लेवल। आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, मीन्स यू नो ऑल दिस। नहीं तो आपको सीखना पड़ेगा। और ये सब जो अभी हम लोग है ना बेसमेंट में है, मतलब बेसिक जो आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, वो मान लो 10th फ्लोर है, तो अभी हम लोग बेसमेंट में हैं। धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होगा एग्ज़ाम तक। तो उसके लिए आप मेहनत करोगे तो आपका लेवल इंक्रीज होगा। आप नहीं करोगे तो 6 महीने बाद भी वहीं रहोगे जहाँ आज हो। ये चीज़ें हैं, तो यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। नहीं बार ट्राई करके देखो, नहीं तो फिर पूछो मुझसे। ये दोनों क्वेश्चन ट्राई कीजिए और बताइए अगर हो रहा है तो।
आएगा? ये सॉल्व करें, देखिए जिनका आंसर आ जाए बताओ फर्स्ट का क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग। और जो ये बेसिक प्रोबेबिलिटी है ना, जो 11 12 वाले जो जैम वाले बच्चे हैं, तो जैम में अराउंड कभी 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन आए, कभी 5, कभी 8, कभी 10 मार्क्स तक के भी आए हैं। तो 3 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन समझो बेसिक प्रोबेबिलिटी के आए, क्योंकि ये जो 11 12 का कंटेंट है वो एक्चुअली CUET में भी है, जैम में भी है, गेट में भी है, नेट में भी है। तो ये पार्ट ऑफ सिलेबस है वहाँ भी, जो 11 12 में आपने पढ़ा है, स्टार्ट वहीं से होता है, वो सिलेबस का भी पार्ट है एक्चुअली। सो इससे क्वेश्चंस, इस तरह क्वेश्चंस आपको मिलेगा, अभी प्रीवियस ईयर पेपर करोगे आपको मिलेगा। सॉल्व करूं मैं? देखो देखिए ट्राई करते हैं। तो ये थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज होगा, यहाँ पे काउंटिंग प्रिंसिपल यूज होगा, ठीक है। सो अ बॉक्स कंटेन, देखिए अब पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो एक बॉक्स है जिसमें 10 रेड मार्बल है, 20 ब्लू मार्बल है, 30 ग्रीन मार्बल है, ठीक। इसमें से आपने कितने मार्बल ड्रॉ किए? 5 मार्बल आपने ड्रॉ किए। सो क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल विल बी ब्लू मार्बल्स। देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 5 ड्रॉन मार्बल्स आर ब्लू, यही है क्वेश्चन हमारा। तो आप समझिए इस बॉक्स में टोटल कितने मार्बल है, टोटल बताओ कितने मार्बल हैं। सो इसको मैं अभी इवेंट ई बोल देता हूँ, ठीक है। सो ये इवेंट ई है, इसका नाम मैंने अभी इवेंट ई रखा, तो ई है इवेंट ई। सो लॉजिकली अभी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, हम अभी ये लगाने वाले हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कहाँ से आएगा? वही परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले कॉन्सेप्ट से। तो हम समझते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होगा कि टोटल इसमें 60 है ना, टोटल 60 मार्बल्स है ना जी, टोटल 60 है, उसमें हम कितने ड्रॉ कर रहे हैं? 5 5। 60 से 5। हाँ एग्जैक्टली है ना। सो वी आर ड्रॉइंग 5 मार्बल आउट ऑफ 60। सो टोटल 60 है, वी आर ड्रॉइंग 5 आउट ऑफ 8। तो टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ ड्रॉइंग 5 मार्बल आउट ऑफ 60 मार्बल इज 60C5। सो ये सैंपल स्पेस हो गया। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई। अब मुझे फेवरेबल आउटकम की बात करना है कि वो जो टोटल वे था 60C5, उसमें कितने है केसेस जिसमें ऑल आर ब्लू। सो वी हैव टू कंसीडर दोज मेनी। अब आप सोचो कि इसमें ब्लू कितने हैं। सो देयर आर 20 ब्लू मार्बल्स, है ना, जैसे आप बता रहे थे। सो मुझे ये कह रहा है कि 5 मार्बल ब्लू ही चाहिए। सो मीन्स इसका जो फेवरेबल आउटकम ये कहना चाह रहा है कि जो 5 आप ड्रॉ कर रहे हैं वो इन्हीं 20 में से आएगा। तो जो इवेंट ई है दैट सेज कि आउट ऑफ 20 यू हैव टू ड्रॉ 5। सैंपल स्पेस सेज आउट ऑफ 60 यू हैव टू ड्रॉ 5 एंड इवेंट सेज यू हैव टू ड्रॉ 5 आउट ऑफ दिस 20 ओनली। तभी तो आपका फेवरेबल आउटकम मिलेगा कि 5 ब्लू आएगा। सो टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ ड्रॉइंग 5 मार्बल आउट ऑफ 20 मार्बल्स। सो 20 में से into 5, 20 ठीक है ना? C5 समझ गए? सो 20C5 अपॉन 60C5। अब इसको सॉल्व करके आप बताइए क्या आंसर आएगा। यू नो NCR फॉर्मूला अप्लाई करो। जैसे ये होगा 20 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल। यहाँ होगा 60 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 55 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करो और तो यहाँ से सर मेरा आया 51 ओवर 95816। 95816। ओके, सो बाकी लोग क्रॉस चेक कीजिए कि आपका भी यही आंसर आ रहा है। जस्ट सिंप्लीफाई इट है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 60 59 ऐसे करके 54 तक आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। वहाँ 20 19 18 17 16 15 कैंसिल हो जाएगा। देन यू जस्ट क्रॉस वो कर लो तो ये आ जाएगा। अब एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, जैम सर शायद ऊपर 408 आएगा। ओके नो प्रॉब्लम। सो कोई बात नहीं, देख लीजिए। सो एक बार केयरफुल्ली
मेनली क्या है ना, एग्जाम में आपको 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, मतलब एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनएटी, मतलब 4 ऑप्शन में एक चुनने हैं, या कई बार ऐसा हो 4 में चारों सही हो सकता है। और एक न्यूमेरिकल आंसर टाइप में होता है कि नंबर एंटर करना है आपको, तो उसमें मेनली कैलकुलेटर अलाउड है, सो यू कैन यूजिंग कैलकुलेटर हो जाएगा। कितना आया फाइनल बताइए, कितना? 408 480 क्या बता रहे थे? बाकी लोग चेक कर लो। एक बार चेक करके फाइनल बताओ। हाँ, आंसर आपने सही बताया ना, जो चैट में अच्छी बता रहे हैं आप, ठीक है। इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करो, डेसिमल में बताओ, या तो डेसिमल में बता सकते हो आप कि डेसिमल में क्या है। क्योंकि मान लीजिए न्यूमेरिकल आंसर टाइप है और आपका आंसर गलत आया तो मार्क्स तो नहीं मिलेगा, चाहे आपने सही किया होगा। तो यहाँ पे अगर आपने सही से कैलकुलेशन नहीं किए तो भी मार्क्स कट जाएंगे आपके। तो इनका रहा 0.0033 ऐसा, ओके। जो एग्जाम में एक्चुअली कैलकुलेटर अलाउड होगा ना, वो ऐसा होगा। जिन लोगों ने मॉक टेस्ट अगर अटेम्प्ट किए होंगे आपने, तो ऐसा होगा। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको मॉक टेस्ट का एक्सेस है, सो यू विल सी कि जो कैलकुलेटर है ना, वो ऐसा रहता है। तो आप मतलब उसमें एनसीआर का आई थिंक ऑप्शन तो रहता है। जैसे मैं अगर कोई टेस्ट ओपन करके देखूं जो मैंने अटेम्प्ट ना किया हो, जैसे ये टेस्ट ले लो, इसको अटेम्प्ट नहीं किया है, सो ठीक है, टेस्ट स्टार्ट हो गया। जैसे ये 3 घंटे का टेस्ट है, यहाँ टाइम स्टार्ट हो गया और ये चल रहा है, कैलकुलेटर यहाँ पे है। तो ये कैलकुलेटर है, इसमें एनसीआर का ऑप्शन तो है, एनसीआर तो नहीं है, तो आपको खुद से पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देन यूज़ करना पड़ेगा। सो ये ऑप्शंस हैं आपके पास, है ना। कैलकुलेटर स्क्रीन पे रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप जो भी आंसर आता है ना, उसके अकॉर्डिंग मान लो जैसे 420 एग्जाम्पल के लिए, डिवाइडेड बाई कोई भी नंबर है ना, डिवाइडेड बाई जो भी आया 15896 समथिंग, तो इसको इक्वल करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उस तरह से जो भी आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम में कर सकते हैं। तो ऐसा रहेगा आपके पास ऑप्शंस, ओके। ठीक है, तो देख लो। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं ना, मतलब टोटल 60 बॉल्स है हमारे पास। तो पहले बार में 20 ब्लू बॉल्स है, तो फर्स्ट टाइम जो बनेगा वो 20/60। उसके बाद एक बॉल निकाल लिया, तो अब 19 बचे। तो 19 लेकिन सैंपल स्पेस में से भी एक कम हो गया, तो 19/59। उसके बाद 18/58 इंटू 17/57 इंटू 16/56। राइट, ये भी एक दूसरा अप्रोच है, जैसे ये बता रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन अप्रोच। तो यहाँ ये ऐसा कुछ कर रहे हैं, आप अगर समझेंगे ना, तो ये कुछ ऐसा है। मान लो मैं आपको ऐसा समझाऊं तो वो इस अप्रोच से हो रहा है, B1 इंटरसेक्शन B2 इंटरसेक्शन B3, मतलब इनडायरेक्टली जो हो रहा है V4 इंटरसेक्शन B5। सो यहाँ B फॉर ब्लू, फर्स्ट बॉल इज ब्लू, सेकेंड बॉल इज ब्लू, थर्ड बॉल इज ब्लू, फोर्थ बॉल इज ब्लू एंड फिफ्थ बॉल इज ब्लू। तो जो मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी अभी लिखा था ना, वो यूज हो रहा है इनडायरेक्टली, जो ये बता रहे हैं उसमें, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 गिवन B1, एंड ये चलता रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B5 गिवन B1 B2 B3 B4। तो ये इनडायरेक्टली आप जो कह रहे हैं वो इससे हो रहा है, तो भी हो जाएगा। आगे जाके आपको समझ आएगा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन, इसका नाम भी है ये हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उससे भी हो जाएगा ये। अगर इसको रैंडम वेरिएबल अप्रोच से करेंगे तो यहाँ पे हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लगाना पड़ेगा, तभी हो सकता है। ये है। तो दूसरा अप्रोच ये है, जैसे बता रहे हैं ये, कि अब मुझे पहला बॉल ड्रॉ करना है और वो ब्लू आए। सो हाउ मेनी ब्लू बॉल्स आर देयर? 20 आउट ऑफ 60। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 गिवन B1, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकंड ब्लू बॉल गिवन दैट फर्स्ट वाज ब्लू। सो एक ब्लू आउट हो गया है ना। एंड व्हेन यू ड्रॉ यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है या विथ रिप्लेसमेंट है। सो विथ रिप्लेसमेंट होता कोई फर्क नहीं पड़ता, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो एक एक कम होता चला जाएगा हर बार। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ के समझ आएगा, इसने क्या कहा है कि 5 मार्बल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स। तो 5 मार्बल एक साथ ड्रॉ हुआ है, तो जब एट रैंडम होता है तो वो विदाउट रिप्लेसमेंट ही काउंट होगा, 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट ही होगा, तो वो विदाउट रिप्लेसमेंट में ही काउंट होगा। अदरवाइज जैसे विथ रिप्लेसमेंट होता है लिखा रहता है, तो अनलेस स्टेटेड अदरवाइज विल अज्यूम इट इज विदाउट रिप्लेसमेंट काइंड ऑफ, मतलब क्वेश्चन देख के वैसा समझ आएगा। तो यहाँ पे चूंकि एक साथ ड्रॉ कर रहा है ना, तो विदाउट रिप्लेसमेंट में ही काउंट होगा, क्योंकि रिपीट तो हो नहीं सकता, ऐसा तो होगा नहीं 5 में से एक बॉल 2 बार आ जाए, क्योंकि एक साथ 5 ड्रॉ कर रहे हैं हम,
सो ऑल 5 विल बी डिस्टिंक्ट, तो रिपीटेशन अलाउड तो है नहीं, ये है। सो 20 आउट ऑफ 60, अब एक बाहर हो गया ब्लू बॉल, तो यू हैव 19 आउट ऑफ 59, एक फिर से ब्लू बाहर हो गया, अब नेक्स्ट होगा B3, थर्ड बॉल ब्लू, तो 18 आउट ऑफ 58 एंड 17 आउट ऑफ 57, ठीक है, एंड देन 16 द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 16 अपॉन 56, ये सॉल्व करेंगे तब भी यही आंसर आएगा आपका। अगर ये सही है तो ये भी है ना, और भी तरीके हो सकते हैं, मैं कहा अब रैंडम वेरिएबल से सॉल्व करो, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लगाओ, उससे भी हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन, मैंने कहा एक क्वेश्चन 1000 तरीके से, देयर आर 1000 डिफरेंट वे ऑफ सॉल्विंग अ क्वेश्चन, इट डिपेंड्स ऑन कि है ना हम कैसे सोचते हैं, और अगर अप्रोच सही है तो हर अप्रोच से सेम ही आंसर आएगा। देखिए सही बता रहे हैं आप, है ना, ओके है। तो उसके पीछे की बस मैं थ्योरी बता दिया, और यहाँ हमने समझो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाए हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाए हैं, ऐसा एक रैंडम वेरिएबल है, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे तब भी वही आएगा। ओके आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। फर्स्ट में किसी को डाउट है तो पूछो, अदरवाइज स्टार्ट विथ सेकंड क्वेश्चन। अच्छा उसमें दूसरा भी है, एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन, तो देन यू हैव टू फाइंड ऑल केसेस, तो कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना। कॉम्प्लीमेंट निकालना मतलब अगर इस इवेंट को मैं ऐसा मान लूँ, जैसे बी पार्ट जो है एटलीस्ट वन इज़ ग्रीन, तो इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे, जैसे मैं दूसरे वाले सेकेंड पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो इसमें ये है ना, मान लो इवेंट ई है, एटलीस्ट वन इज ग्रीन, मतलब एटलीस्ट वन बॉल इज ग्रीन बॉल, है ना, तो 1 minus no green. हाँ एग्जैक्टली है ना, तो ई कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करेगा नो ग्रीन, है ना, नो ग्रीन बॉल्स, है ना, तो ये हो जाएगा। तो मुझे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है, पार्ट 2 की बात कर रहा हूँ, तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग दिस विल फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा कि एक भी ग्रीन नहीं चाहिए आपको, तो बाकी में से हम ड्रॉ करेंगे, तो ग्रीन कितना था 30 था, तो बाकी कितने हैं 30 हैं बाकी, सो बाकी 30 में से हम लोग 5 चूज़ कर लेंगे, और टोटल 60 में 5 चूज़ कर लेंगे, इससे आ जाएगा, तब भी हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो एटलीस्ट वन से करोगे तो पहले अब 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, 5 डिफरेंट प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि हम कॉम्प्लीमेंट निकाल लें, है ना। सो ये सेकेंड पार्ट हम लोग अभी कर रहे थे, ये पार्ट 2 वाला, एक मिनट, ठीक है, तो ये सेकेंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे थे। अब सेकेंड क्वेश्चन में आओ, ये तो सेकेंड पार्ट था, नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन, है ना, दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ obtaining 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड। कर पाएंगे, देखिए
ठीक है ना, सेकंड हो गया। क्या 0.0137, ओके। देखिए तो देखते हैं, इसमें कह रहा है कि 4 कार्ड्स, चलो इधर से हम वो कर लेते हैं। तो यहाँ जो था कि 4 cards are drawn from a well shuffled deck of 52 cards. What is the probability of it ending in 3 diamonds and 1 spade? So अब ऑलरेडी आप लिखेंगे हम लोग, तो होता क्या है, 13 डायमंड, फिर 13 स्पेड, 13 क्लब, 13 हर्ट, है ना, ये होता है टोटल। आप कितना ड्रॉ कर रहे हैं, 4 कार्ड्स यू आर ड्रॉइंग आउट ऑफ दिस। सो अगेन सिमिलर अप्रोच यूज़ किया जा सकता है, ये तो जैसे आपने कहा उस तरह से, तो 2 तरीके से सॉल्व किया, या हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से। तो जब रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे तो उससे भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन ये है, अप्रोच बहुत सारे डिफरेंट हो सकते हैं। So 4 cards are drawn from a well shuffled deck of 52 cards. What is the probability of obtaining 3 diamonds and 1 spade? So आपको 3 diamond 1 spade चाहिए। So again हम उसी अप्रोच से करते जो मैंने किया था पहले, कि sample space, number of element in sample space. So out of 52 cards we have to draw 4, है ना। तो number of way of drawing 4 card out of 52 card, तो ये आपका आ जाएगा 52C4 जो आप जानते हैं। And now number of outcome favorable to event E, है ना। इवेंट यहाँ पे ये हो गया कि इसको मैं इवेंट ई बोल रहा हूँ, दिस इज इवेंट ई, ठीक है, ये इवेंट है हमारा ई। सो कितने होंगे, सो वी वांट 3 डायमंड एंड 1 स्पेड। सो हमें 3 डायमंड चाहिए, कितने डायमंड टोटल है 13, तो 13 में मुझे 3 डायमंड चाहिए और 13 स्पेड में 1 स्पेड चाहिए। सो आउट ऑफ 13 डायमंड वी वांट 3 स्पेड एंड है ना, कहीं ना कहीं आप अभी ऐसा फील करोगे एंड कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है और एडिशन से रिलेटेड है ना। इवन बाद में जाकर पता चलेगा ये इंटरसेक्शन से रिलेटेड है और ये यूनियन से रिलेटेड है ना। सो दे आर रिलेटेड इन दिस वे। सो 3 कार्ड फ्रॉम डायमंड एंड, ठीक है, जैसे ना कई लोग कन्फ्यूजन रहता है कहाँ पे एंड है कहाँ पे और है, कहाँ पे ऐड करना है कहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो बेसिक सेंस ये है कि जहाँ एंड है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, जहाँ और है वहाँ एडिशन होगा। सेम एडिशन रूल हाँ सर, वो है ना। गेट में गेट आता है और गेट एंड गेट हाँ उसी हाँ का पार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल उस तरह से। तो यहाँ एंड है ना, तो मल्टीप्लाई होगा एंड 1 स्पेड, सो देयर आर 13 स्पेड एंड यू हैव टू ड्रॉ 1। सो आउट ऑफ 13 यू वांट टू ड्रॉ 1। तो ये हो गया दिस। अब प्रोबेबिलिटी चाहिए तो मैं यूज़ कर रहा हूँ क्लासिकल डेफिनेशन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इज इक्वल टू 13C3 इंटू 13C1 अपॉन 52C4। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये ध्रुव बता रहे हैं क्या 0.0137 इसी का आएगा। सो देख लीजिए सब लोग, ठीक है। बाकी उससे भी होगा, जो दूसरा अप्रोच है ना मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो इस तरीके से भी सॉल्व होगा, बट केसेस सारे लिखने पड़ेंगे, ये है। एंड देन हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से भी होगा, और भी तरीके हो सकते हैं, है ना। मतलब बहुत सारे ऐसे तरीके हो सकते हैं जो मुझे नहीं आता, ऐसे भी हैं। तो जब आप सोचेंगे आप सॉल्व करेंगे तो यू विल नो। दैट्स वाई वी शुड ट्राई फर्स्ट आवर सेल्फ। हो सकता है आप कुछ नया तरीका सॉल्व करें जो जहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है उसमें वैसा ना हो, और यही एग्ज़ाम में काम आता है कि आप किस तरह सोचते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में। रट्टा मारने से तो होगा नहीं काम। सो यहाँ इंपॉर्टेंट है लॉजिक्स और आपके कॉन्सेप्ट, आपके अप्रोच, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो प्रैक्टिस करने से ही आएगा। ठीक है जी, तो ये आंसर है। देखते हैं इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो मैं ये कहूँगा कि आप बैठ के इसको सॉल्व करो, दोनों टेक्स्ट बुक और एग्जाम्पलर बुक जो भी हैं, यू सॉल्व इट एंड कंप्लीट ये चीज़ें। जैसे अभी के लिए अगर आप इस तरह क्वेश्चंस देखना चाहेंगे तो ये भी करके देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, बेसिक जस्ट प्रैक्टिस पर्पस से। कि और ऐसे क्वेश्चंस आपको जैम में भी आए हैं, मैं ये कह रहा हूँ जो जैम के बच्चे हैं ऑलरेडी इस तरह क्वेश्चंस जैम के PYQs आप देखिए वहाँ मिलेंगे। जैसे ये है, तो आप इसका आंसर बताइए, आसान है ये तो,
कि आपको गिवन है ए प्रोबेबिलिटी, बी प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी, देन यू वांट टू फाइंड दिस 4 पार्ट्स। ये 4 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 आंसर निकालिए। ट्राई कीजिए, 1 बाय आंसर बताइए। फिर मैं आगे चलूंगा, अभी 12th क्लास वाली प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। सो अभी आपका होमवर्क ये है क्लास 11th एनसीईआरटी में परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी चैप्टर, इसको गो थ्रू हो जाओ, लाइन बाय लाइन पढ़ो, एक एक वर्ड्स को समझो, जो नहीं समझ आ रहा लिख लो, क्लास में पूछो, एग्जाम्पल सॉल्व करो, एक्सरसाइज भी सॉल्व करो, एज मच एज पॉसिबल। ये है। हो गया जी, आ गया ना? तो मुझे सॉल्व करना है क्या, या आप लोग कर पा रहे हैं? ठीक है, मुझे कोई पार्ट सॉल्व नहीं करता ना, तो अभी के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी के लिए आपका होमवर्क होगा, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, क्लास 11th NCERT बुक से
2 चैप्टर करना। एक चैप्टर है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इसको ढंग से देख लेना, और डाउट पूछना इंपॉर्टेंट है ना। दूसरा प्रोबेबिलिटी। अभी मैं क्लास 12th में अभी चलता हूँ, तो इसी का कंटिन्यूएशन है। अगर मैं क्लास 12th वाले पार्ट पे चलूँ तो क्लास 12th के एनसीईआरटी से ही हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है, जो एक चैप्टर अभी हम पहला देख, हालांकि चैप्टर नंबर वहाँ देखोगे ये 7 है, जो हार्ड कॉपी टेक्स्ट बुक मार्केट में है। ये जब मैं पढ़ाता था तब ये था 16, और ये आई थिंक लास्ट में 13 चैप्टर होगा। प्रोबेबिलिटी इसका भी नाम है, ठीक है। तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं कि 11 12 में हमने पढ़ा क्या था, ठीक है। सो वो देख लेते हैं कि जब सब ना 11 12 पढ़ के आए होगा ना सब लोग, ऐसे तो कोई है नहीं कि सीधा 10th क्लास से आप बीएससी एमएससी में चले गए। 11 12 तो पढ़े होगे ना, ये चीज़ है। सो तब इस पे चलते हैं, और चैप्टर्स भी देखेंगे हम लोग, है ना। मैथ्स पोर्शन जो परिमल सर को बोलूँगा तो मैथ्स वाला करा देंगे। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब ज़रूरत पड़ती है तो वो मैथ्स करा देंगे वो। अभी मैं वो करा रहा हूँ जिसको स्टैटिस्टिक्स में जिसकी ज़रूरत है, ठीक है। ओके, तो अभी के लिए यहाँ चलते हैं। तो बस कुछ नहीं, आपको गूगल करना है। ये तो टेस्ट चल रहा था, टेस्ट हटाओ। तो क्लास 12th मान लो एग्जाम्पलरी देख लेते हैं, ठीक है। थोड़े फास्ट फॉरवर्ड को कंप्लीट कर रहे हैं हम। क्या नहीं है क्या? चैप्टर 13 है, ठीक है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। जो क्लास 12th वाला कंटेंट है वो स्टार्ट हो रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। स्टार्ट विथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, अभी लिख रहा था ना कुछ देर पहले, मान लो इवेंट ई गिवन इवेंट एफ, है ना। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई गिवन एफ हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। सो इसमें ये होता है कि एफ तो ऑलरेडी अकर हो चुका है, तो एफ के बेस पे ही डिसाइड होगा। सो व्हाट इज द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ ई विथ एफ, है ना। तो यहाँ आएगा ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, है ना, वैसा आ जाएगा। ये फॉर्मूला है, मतलब सो यहाँ एफ एज अ काइंड ऑफ समझो सैम्पल स्पेस यूज हो रहा है, ठीक है ना। विथ गिवन कंडीशन ऑफ एफ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये है। बाकी ये पढ़ सकते हो थ्योरी कि until now in the probability we have discussed method of finding the probability of events if we have 2 events then the from the same sample space does the information about the occurrence of one of the event affect the probability of the other। so इस तरह से ये बता रहा है, ठीक है। ये थ्योरी बता रहा है, मेनली हम फॉर्मूला पे आगे आते हैं। सो हम लोग ये देख रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। छोड़ो, इसको बस ऐसे ही लिख देता हूँ। तो जो क्लास 12th वाली प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, जो क्लास 12th वाली प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होती है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट होती है, ठीक है। सो स्टार्ट विथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो जैसे मैं लिख रहा था ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन इवेंट एफ, तो इसका जो डेफिनेशन है ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, है ना। सो डेफिनेशन का कोई प्रूफ नहीं होता, डेफिनेशन यू हैव इंट्रोडक्शन ना। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला है। यहाँ बस कंडीशन ये है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगी दैट विल बी वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0 नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि वो डिफाइन नहीं होगी फिर। तो इस तरह से है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं एफ गिवन ई लिख दूँ तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है। इसको फर्दर आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, है ना। यहाँ मैं लिख रहा था वेयर, सो कंडीशन ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी, मतलब इसके लिए ज़रूरी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉन ज़ीरो हो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0 नहीं होगा
यहाँ पे कंडीशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इसी में अगर मैं बोलूँ कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आप पहले वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई। और इसी फॉर्मूले का नाम है मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, जब मैं आपको बता रहा था। ये है मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये जो है मल्टीप्लिकेशन रूल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही आया हुआ है, ठीक है ना। इसी में बस हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में, तो ये आ गया। तो ये 2 के लिए, इसी को 3 के लिए फर्दर लिखा था हमने। अगर मैं 3 के लिए जैसे लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, तो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एफ व्हेन ई हैज़ ऑलरेडी अकर्ड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ जी व्हेन ई एंड एफ आर बोथ ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। तो गिवन, तो ये हो गया। तो दिस इज अ मल्टीप्लिकेशन रूल और द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 2 के लिए डिफाइंड है। तो ये तो हो गया फॉर्मूला, है ना। यही चीज़ यहाँ भी लिखा होगा, देख लो अब। सो यही चीज़ें आपको यहाँ भी लिखा मिलेगा। तो हम सीधा सीधा फॉर्मूले पे आ जाते हैं। तो ये फिर समझा रहा है बेसिक आपको, फिर जाके फॉर्मूले पे लाएगा, है ना। तो फाइनली यहाँ पे फॉर्मूला है ना कि वी कैन राइट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज़ अकर्ड एज ई गिवन एफ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ फेवरेबल टू ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन दिस। तो ये डेफिनेशन हो गया, है ना। सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो फाइनली कहने का मतलब ये है कि ये आपको स्टोरी बता रहा है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की पूरी स्टोरी बता रहा है। बस ये है कि डिनोमिनेटर में जो है वो नॉन जीरो होने चाहिए। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की स्टोरी है, ठीक है। तो फाइनली ये एक्चुअल डेफिनेशन ये कह रहा है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। तो ये एक्चुअल डेफिनेशन है, ठीक है जी। तो क्या डेफिनेशन है? ई एंड एफ आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सेम सैम्पल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन एफ हैज अकर्ड डिनोटेड बाई ई गिवन एफ। इसको पढ़ेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्रोवाइडेड एफ इज नॉट जीरो। तो ये डेफिनेशन है। इसमें आप अगर पूछूं मैं आपसे, चले थोड़ा सा जैसे उसमें पूछ ही रहा होगा ऐसे ही बताओ। जैसे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस गिवन एफ, जहाँ एफ कुछ भी हो सकता है। सो एफ इज अ सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस, क्या होगा। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट गिवन एफ। तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन एफ, ये क्या आएगा। चौथा प्रोबेबिलिटी ऑफ मान लो E1 यूनियन E2 गिवन एफ। तो ये तो फॉर्मूला वैसे ही है, E1 गिवन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 गिवन एफ। बस गिवन वाला कंडीशन लग गया, बाकी कॉमन है। देखिए अब बाकी ये बताइए आप लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ E complement given f, तो it can be easily proved probability of E given f, ठीक है। देख लीजिए। सो ये बताइए 1 2 3 आप बताइए, इस फॉर्मूले को यूज करके सिंपली सॉल्व करो, बहुत आसान है। बताओ सॉल्व करके क्या आंसर लिखना चाहिए। आ गया ना, क्या आया 101। सो 101, बाकी लोग चेक कर लो, इसमें कंफ्यूजन है तो पूछो।
ओके है ना ये। सो सिमिलर ही जैसे बाकी भी ऐसे ही होगा, अगर बाकी फॉर्मूला भी ऐसे वर्क करेगा। जैसे मान लो ऐसा है कि E1 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट गिवन F, तो इसका फॉर्मूला वो ऐसे ही होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ F तो इवेंट है, दी अंडरस्टूड है, चलो इसको इधर कर देता हूँ। सो सो ये वैसे ही होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ऑल आर इवेंट, इवेंट आर सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस, जो इवेंट्स हैं दे आर सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। तो ऐसे ही बनेगा। तो जो फॉर्मूला जैसे पहले था, बस गिवन यहाँ लग रहा है तो सब में गिवन लग जा रहा है, फॉर्मूला वैसे ही है। जैसे आप E1 यूनियन E2 का फॉर्मूला जानते हैं, गिवन था तो सब में गिवन लगा दिया। ओके है? तो ये डेफिनेशन है, ये कुछ प्रॉपर्टीज में लिखा है मैंने, बाकी फॉर्मूला वैसे ही वर्क करेगा। देखो तो पहला तो फॉर्मूला जो है इसमें, एक तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन, अब वो प्रॉपर्टी जो मैं कह रहा था, सैम्पल स्पेस गिवन F, ये इसका प्रूफ है, S इंटरसेक्शन F अपॉन PF। तो S सैम्पल स्पेस है, F इवेंट है, इवेंट सबसेट है सैम्पल स्पेस का, तो कॉमन क्या होगा F, तो कैंसिल होकर 1 आ गया, फिर ये F गिवन F 1 आ गया। ठीक है, बाकी ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा था वही यहाँ पे भी है, गिवन सेम एंड प्रूफ करके दिखा रहा है। तो इसका प्रूफ है ना, किताब मिल जाए, इसको प्रूफ करके दिखा रहा है कि LHS RHS इक्वल कैसे है। सो ये आपको प्रूफ करके दिखा रहा है। ठीक है जी, सो दिस यू कैन सी, यहाँ आपको प्रूफ मिल रहा है, ये प्रूफ करके दिखा रहा है आपको ये। अब E कॉम्प्लीमेंट वाला लिख दिया मैंने ऑलरेडी। अब जैसे ये क्वेश्चंस हैं, दिस यू कैन कैलकुलेट इजीली, तो जो फॉर्मूला है पुट करके आ जाएगा। तो ये हो गया थ्योरी। अच्छा ये इसमें क्या, ये टेक्स्ट बुक आ गया, मुझे लग रहा है टेक्स्ट बुक है। अच्छा एग्जाम्पलर नहीं है एक्चुअली, तो ये टेक्स्ट बुक है, पहली एक्सरसाइज मुझे लगता आ जाएगा, है ना। हाँ अब ये पहली एक्सरसाइज आ गया, मतलब ये बेसिक थ्योरी बताया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे, और पहली एक्सरसाइज आ गई। सो मे भी एग्जाम्पलर का मुझे लगता PDF नहीं मिला होगा, मिला है। सो सॉल्यूशन मुझे बुक चाहिए, ये था ना शायद, मुझे लग रहा है ये था। 12 का हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी। देखो तो ये एग्जाम्पलर बुक है जहाँ पर थे अभी हम, है ना, मतलब वो टेक्स्ट बुक था, एग्जाम्पलर ढूंढ रहे थे हम। तो एक तो ये हो गया डेफिनेशन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, एंड ये प्रॉपर्टी जो देख रहे थे उसी को बस समरी के तौर पे लिख दिया है थ्योरी, बाकी क्वेश्चंस है। सो ये लिख लिया। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो अभी हमने कहा था जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F PE इंटू PE गिवन F, या PF PE इंटू PF गिवन E, या PF इंटू, यहाँ लिखा ना, हाँ PE इंटू F गिवन E, या PF इंटू दिस। ठीक है, सो ये ओवरऑल आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड ये हो गया। तो मैं इसको इधर इंपोर्ट कर देता हूँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो लिख ही रखा है तो आपने। सो ये है दैट यू नो, ठीक है ना। तो ये अलग कुछ नहीं है, EFG अभी मैंने लिखा था EFG, है ना ये। सो ये फॉर्मूला हो गया आपका, जो ऑलरेडी लिख चुके हैं हम। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज आता है इंडिपेंडेंट इवेंट, है ना, अगला है इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इसके 3 कंडीशन, डेफिनेशन कोई भी लिख सकते हो आप, जैसे ये वर्ड है ना, एक वर्ड आता है इंडिपेंडेंट इवेंट। तो वैसे तो डेफिनेशन ये है कि मान लो, क्या जानते हो आप लोग, 2 इवेंट्स E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट अलग है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अलग है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड डिसजॉइंट सेम है, बट डिसजॉइंट एंड इंडिपेंडेंट दोनों अलग अलग वर्ड है, दोनों की डेफिनेशन अलग अलग है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या, 2 इवेंट्स E एंड F आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक कोई भी एक लिख सकते हो आप, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ये मैं एज अ डेफिनेशन यूज़ कर रहा हूँ।
तो आगे हम थ्योरम के तौर पे लिख सकते हैं आगे कि E and F are independent event if and only if probability of E given F अगर निकालोगे इस फॉर्म है ना, तो आपको probability of E के इक्वल आएगा. And similarly E and F are independent event if event क्या होता है, सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस, ठीक है ना. सो इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन E निकालोगे वो भी आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ F से. तो इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि EF इंडिपेंडेंट है. सो F इज गिवन और F इज नॉट गिवन, इट विल नॉट इफेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ E बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट. अगेन E इज गिवन और E इज नॉट गिवन, इट विल नॉट इफेक्ट अकरेंस ऑफ F. सो दे विल बी इक्वल. तो तीनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है ना. कोई भी डेफिनेशन यूज किया जाए, दिस इज ऑल्सो डेफिनेशन, दिस इज ऑल्सो, यू कैन यूज एनी वन एज अ डेफिनेशन, ठीक है. और तीनों इक्विवेलेंट है. तो यही चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं जो मैं कह रहा हूँ, यही चीज़ यहाँ है, ठीक है. देखो so E and F with two event associated with the same sample space, the probability of occurrence of one of the event is logically इसका क्या मीनिंग है. ये देखिए कह रहा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वन ऑफ द देम इज नॉट अफेक्टेड बाय अकरेंस ऑफ द अदर देन वी से द टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट. तो ये मतलब लैंग्वेज में समझा दिया. मैथमेटिकली ये डेफिनेशन है कि दे आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन E, प्रोबेबिलिटी ऑफ F होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F, प्रोबेबिलिटी ऑफ E होगा, या प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस. ऑल थ्री आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट. ऑल थ्री आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, ठीक है. अब तीन इवेंट के लिए अलग कंडीशन है. 3 events A, B, C are said to be mutually independent if and only if there are 4 conditions you have to check all together. अगर 3 इवेंट को चेक करना इंडिपेंडेंट है या नहीं तो यू हैव टू चेक दिस 4 कंडीशंस, ठीक है. तो यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए 4 कंडीशन चेक करना पड़ेगा, ठीक है. सो तो ये जैसे ने इसको इंपोर्ट कर दिया यहाँ पे. कुछ डाउट है इसमें? तो ये भी समझो डेफिनेशन है 3 इवेंट के लिए कि ए बी सी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, यू हैव टू चेक ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी दिस. तो इसका नाम है पेयर वाइज इंडिपेंडेंस, आगे मैं लिखूंगा. तो ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंस है, म्यूचुअल इंडिपेंडेंस होता है. सो वो आएगा आगे. तभी ये इंडिपेंडेंट जो क्लास 12th में है उसकी हम बात कर रहे हैं, ओके. नेक्स्ट टर्म एक वर्ड डिफाइन किया, पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस. तो उसका क्या डेफिनेशन है? तो देखो इसमें 2 चीज़ें एक साथ हैं, मैं समझा देता हूँ अलग से. मतलब फास्ट हूँ बिकॉज ये सब 11th-12th में था एंड आई होप आपने पढ़ा हुआ है. नहीं तो अभी बैठ के पढ़ो, समझो, डाउट पूछो, देन मैं और एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है. अभी जो है बस मैं उसको पढ़ रहा हूँ. सो यहाँ पे जो वर्ड 2 वर्ड यूज़ किए गए हैं, एक तो पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस यूज़ किया गया है, पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस. तो ये सिंपल है, मान लो ये सैम्पल स्पेस है, ये बॉक्स हमारा सैम्पल स्पेस है. तो पार्टीशन मतलब ये हो गया कि E1, E2 एंड सो ऑन En. n इवेंट्स में हमने समझो पार्टीशन किया. तो ऐसा है कि लेट मान लो ऐसा है एक सेट ऑफ इवेंट्स हैं En. दिस इज पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस S इफ एंड ओनली इफ. तो इसमें ये होता है कि यू चूज एनी 2 इवेंट्स, दे विल बी डिसजॉइंट, ठीक है. तो ये क्या होंगे? तो इसमें ये है कि EI इंटरसेक्शन EJ फाई होगा फॉर ऑल I डिफरेंट देन J. मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है पेयर वाइज, इसको बोलते हैं पेयर वाइज है ना, डिसजॉइंट. एंड दूसरा कंडीशन है साथ में, दूसरा कंडीशन भी है, एंड सबका यूनियन लोगे तो वो सैम्पल स्पेस के इक्वल होने चाहिए. सबका यूनियन सैम्पल स्पेस के इक्वल होने चाहिए. वेयर कंडीशन एक ये भी है, वेयर जो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट EI है ये पॉजिटिव होगा फॉर ऑल I. तो ये डेफिनेशन है पार्टीशन का. क्या समझ आया? कि किसी भी 2 इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है, सबका यूनियन लेंगे तो सैम्पल स्पेस हो जाएगा. तो हम बोलेंगे दे आर पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस.
जैसे एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं, तो मान लो एक डाइस को रोल किया तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 सैम्पल स्पेस है। तो मान लो E1 ऐसा हो सकता है, इसमें 1 2 है, E2 ले लो मान लो 4 6 है, या है ना 4 6 5 भी ले लो, 4 5 6 है, E3 ले लो, जो रह गया क्या रह गया 3 है। तो ये पार्टीशन है ना, तो E1 E2 E3 ये जो है पार्टीशन है यहाँ पे। तो हो क्या रहा है कि E1 E2 E3 ये पार्टीशन है सैंपल स्पेस का, है डिसजॉइंट होने चाहिए और यूनियन सैंपल स्पेस होने चाहिए। ओके टाइम हो गया ना, तो अगले क्लास में यहाँ आके कंटिन्यू करूंगा। तो अभी हमने बस बेसिकली देखेंगे तो यहाँ पे क्या किया है, डेफिनेशन लिखा है, क्वेश्चन तो नहीं कर रहे हैं, बस हमने आपको बताया कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, देन मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रॉपर्टी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन रूल, हैमिल्टन थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट, ये सब बस थ्योरम लिख रहा हूँ। क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व एंड यू हैव टू आस्क, ठीक है। मैं कुछ करा दूंगा एंड में, अभी तो कोई जस्ट बेसिक एक बार रिवाइज कराने तो ये करा रहा हूँ। तो कल मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, तो कल जो क्लास होगी वो यहाँ से कंटिन्यू होगी, पार्टीशंस, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, फिर आगे बेस थ्योरम आएगा, बेस थ्योरम आएगा, फिर आगे रैंडम वेरिएबल भी है क्लास 12 में, अगर आप देखोगे तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है एक्चुअली, तो उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे, एंड देन मीन वेरिएंस ये आएगा। तो 12th वाला पार्ट हम डिस्कस कर लेंगे कल, तो कल इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो कल हम इसको कंप्लीट 12th वाला कर लेंगे, ठीक है। तो अभी आपको समझ आ रहा है क्या करना है। सो क्लास 11th है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, क्लास 11th का प्रोबेबिलिटी, क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी, ये 3 चैप्टर है जो आपको अभी करने हैं। कल तक कोशिश कीजिए कंप्लीट कीजिए, कल मैं भी ये 12th वाला कंप्लीट कर दूंगा, तो ये बेसिक ये खत्म हो जाएगा 3 चैप्टर, फिर हम अगले टॉपिक पे आएंगे, है ना। मे बी मंडे से मैं परिमल सर को बोलूँगा वो क्लास लेंगे, तो वो आपको फिर वही लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, बेसिक फंक्शन भी है ना, कैलकुलस, कैलकुलस आपको ठीक से आने चाहिए, है ना, क्योंकि वो मैथ्स पोर्शन में भी काम आएगा, स्टैट्स पोर्शन में भी काम आएगा। तो मेनली उसमें जो है ना फंक्शन है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, है ना, ये सब है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तो ये सब आने चाहिए। तो इसे 11th 12th का वो रिवाइज करा देंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू, कल आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो आप लोग। सर कल संडे तो कल लेक्चर रहेगा? हाँ हाँ, 7 दिन लेक्चर रहेगा, है ना। जब तक मैं अवेलेबल हूँ तो मैं 7 दिन क्लासेस लूँगा। जब छुट्टी पे, मान लो कभी मैं छुट्टी पे जाऊँगा तो 2-4 दिन लगातार छुट्टी रहेगी, वैसा रहेगा। तो क्लासेस कल भी रहेगी।